हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल के। यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री की वो पहली सिटी कौन सी बनी जिनको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला। आई रिपीट, इंडिया की वो पहली सिटी कौन सी है जिसको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला? यह है आपकी आगरा। अगर क्वेश्चन पूछे वो पहली स्टेट कौन सी है जिसको इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला, तो वो रहेगी आपकी आगरा। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। अगर ये प्रोजेक्ट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम यहां पे अच्छे से काम करता है, तो याद रखिए इसी को कोची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला में भी सक्सेसफुली एम्प्लॉय किया जाएगा, वहां पे डिप्लॉय इसको करा जाएगा। ठीक है, तो अभी कहां पर है ये पहली सिटी बनी? आगरा। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखें तो ये टेक्नोलॉजी अभी बीइंग एम्प्लॉयड इन लो लाइंग एरियाज, जो आपके ताजमहल के आसपास के एरियाज हैं, वहां पे जो हाउस होल्ड्स है 240 हाउस होल्ड्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा विद आउटपुट ऑफ 5 करोड़ रुपीस लगा के। ठीक है, यहां पर इन हाउसेज में जो आसपास का एरिया है, यहां पे ट्रेडिशनल सीवर सिस्टम यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जरा बताइए सरहुल फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कमिंग बैक, ये इंपॉर्टेंट था, बस मैं आपको बताना चाहता था। झारखंड याद रखना, झारखंड से ऊपर एक और क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहां पर आया? आगरा में आया। सिटी पूछा जाए तो आगरा, स्टेट पूछा जाए तो यूपी। फिर अगर इसकी बात करें, 100 करोड़ लगा के इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, सीवर कनेक्शन प्रोजेक्ट को। 53 किलोमीटर लंबा सीवर पाइप हैज बीन इंस्टॉल्ड कनेक्टिंग 60,000 हाउस होल्ड्स। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे कुछ फोक डांस है जैसे रामलीला, बरज रसीला, चरकुला और रसिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, 1064 ये एक एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? किस स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनलैंड के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मीका लिंटा पहली बार इंडिया विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ये अपनी पूरी टीम, बिजनेसमैन जो होते हैं, पूरी टीम के साथ इंडिया विजिट कर रहे हैं। रीज़न क्या रहेगा इनकी विजिट का? 16 से लेके 21 अप्रैल के बीच में इन्होंने इंडिया में विजिट किया था।
क्या रीजन रहा था? इसी से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन ऑन देता हूं, आपको क्लियर होगा। इंडिया एंड फिनलैंड दोनों मिलके एक नेटवर्क सेंटर डेवलप कर रहे हैं। ये नेटवर्क सेंटर किस पे बेस्ड होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, इन सब पे बात करने के लिए, इन सब पे दोनों इंडिया और फिनलैंड के बीच में कॉपरेशन हो सके। ठीक है, इसी वजह से फिनलैंड के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मीका लिंटिला विजिट कर रहे हैं इंडिया को 16 से लेके 21 अप्रैल के बीच में। ठीक है, याद रखना ये इनका पहला विजिट है इंडिया में। इसी के साथ साथ फिनिश कंपनी की, जो फिनलैंड की कंपनी है, उनको प्रमोट करने के लिए इंडिया में, इंडियन कंपनीज को वहां पे बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दोनों के बीच में बढ़ाने के लिए ये मीटिंग की जाएगी इंडियन डेलीगेट्स और फिनलैंड डेलीगेट्स के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंशन मिल गई है कब तक? मार्च 2023 तक आपका अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंशन मिल गई है। फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है 2021 की? वो दो सिटी रहेंगी, एक तो है मुंबई, दूसरी है हैदराबाद। ये दोनों आपकी क्या है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इन दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया? वो है यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुंबई एंड हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करा गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था क्वांटम कंप्यूटिंग पे नेटवर्क सेक्टर डेवलप करने के लिए, और अभी रिसेंटली 16 से 21 अप्रैल के बीच में फिनलैंड के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मीका लिंटिला ने विजिट किया था इंडिया में, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके, कॉपरेशन बढ़ सके एंड दोनों एक दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। फिर अगर बात करें एज पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, अभी तक 2000 से लेके 2019 के बीच में, इन 19 साल में फिनलैंड ने इंडिया में सिर्फ $497 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो फिनलैंड एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, एंड ये 12th रैंक पे आता है अमंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो इंडिया के ट्रेड्स में हेल्प करते हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इंडिया एंड फिनलैंड ये दोनों पार्ट एक मेंबर हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी के। इसी वजह से याद रखना है आपको 2023 और 2024। 2023 में जो एंटार्क्टिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग होगी उसको होस्ट करेगा फिनलैंड, और 2024 में इस मीटिंग को, एंटार्क्टिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग को होस्ट करेगा इंडिया। ये दोनों इंफॉर्मेशन भी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो को इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम है दूध वाणी। आई रिपीट, इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो का क्या नाम रहेगा? वो है दूध वाणी। ये दूध वाणी क्या है? स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए। ठीक है, फार्मर्स को इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे ये दूध वाणी को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रहेगा दूध वाणी। टारगेट कौन सा सेक्टर किया गया? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था, जो 3 डे विजिट थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन गुजरात, उस टाइम पे 18 से 20 अप्रैल के बीच में इसको लॉन्च करा गया था। इसी में आपको याद रखना है, जो ये प्रोजेक्ट दूध वाणी लॉन्च किया गया है, इसी के साथ साथ एक ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोगैस प्लांट भी लॉन्च किया गया धामा गुजरात में, एंड कई और 4 अलग से फाउंडेशन स्टोन ले किए गए 4 गोबर गैस प्लांट्स के गुजरात में ही। अगर हम बायोगैस की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है इंदौर एमपी का। इंदौर एमपी में 2 प्रोजेक्ट याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो है गेल का, GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा एक हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस का प्लांट सेटअप किया गया था। दूसरा याद रखना है आपको, एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, ये क्या है? गोवर्धन। कहाँ पे सेटअप किया गया था? ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट गोवर्धन के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है दोनों? इंदौर MP में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? दूध वाणी, जो कि इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन,
क्या जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ एफएक्यू क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस किसी भी रिलेटेड सेक्टर के द्वारा पूछे जाते हैं ताकि लोग इसको यूज कर सकें, एंड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। इवन साइंटिफिक रिलेटेड जो भी चीज़ें से तरीके से हेल्प किया जा सकता है ताकि डेयरी प्रोडक्शन में बढ़ावा आए, उनका जो आउटपुट है वो बढ़ जाए, उसके लिए हेल्प किया जाएगा इन फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। ये ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड अभी सेटअप किया गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। रीजन क्या है, चाइना का जो प्रेजेंस है, इनका एक प्रोजेक्ट था चाइना का, आपको याद हो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसकी प्रेजेंस को कम करने के लिए, चाइनीज की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कम करने के लिए, इनकी चाइना की प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में कम करने के लिए ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। आपको याद रखना है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कुछ और प्रोजेक्ट्स देखें या फिर कुछ और हम अगर कॉर्पोरेशंस देखें, जैसे आ जाता है आपका ऑकस। ये क्या है, ये ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन था 3 कंट्रीज के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। रीजन क्या था इनका, यही कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की प्रेजेंस को कम करना है। फिर एक क्वाड कंट्रीज बना था, अगर आपको याद हो, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, इनके बीच में क्वाड हुआ था और ये 4 कंट्रीज एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते थे साथ में, मालाबार के नाम से। इसका भी क्या काम था, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की प्रेजेंस को कम करना। ठीक है, फिर एक टर्म यहां पे आ गया है कि इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनीज डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल, द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, दैट हैज पुश्ड पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड टू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, डेट ट्रैप को आप ऐसे समझिए, अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है। इससे पहले कुछ शायद लास्ट ईयर की ये न्यूज़ है कि श्रीलंका का एक पोर्ट था जिसको चाइना ने टेक ओवर कर लिया था। क्यों टेक ओवर कर लिया था, रीज़न ये था कि चाइना ने श्रीलंका को लोन्स दिए, उस लोन को श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया। अब कोई रीपे नहीं कर पाएगा तो जहां पे वो पैसा लगाया था, जिसके लिए पैसा वो दिया था इस पोर्ट के लिए, तो चाइना ने इस पोर्ट को हड़प लिया, अपने पास ले लिया। ये होता है डेट ट्रैप, कि लोन दे दो और फिर वो लोन का इंटरेस्ट ऐसा हो जाता है कि उस लोन को वापस नहीं कर पाते तो वो कर्जे में मर जाते हैं। ये सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं, चाइना इवन पाकिस्तान के साथ यही कर रहा है। इसी रीजन से ये होता है आपका डेट ट्रैप, इसलिए आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। इस डेट ट्रैप को खत्म करने के लिए कि चाइना दूसरी कंट्रीज को जो ये लोन प्रोवाइड करता है ऐसे, इसीलिए ये एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है। इंडिया की वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है, वो है जामत्रा। जामत्रा ये कहां पर है, किस स्टेट में बिलोंग करती है ये डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी झारखंड की डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा था ना झारखंड से रिलेटेड याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, तो वो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया की पहली स्टेट कौन सी बनी जिसकी पहली डिस्ट्रिक्ट में हर विलेज में लाइब्रेरी है, वो है जामत्रा डिस्ट्रिक्ट। जामत्रा डिस्ट्रिक्ट कहां पे आ जाती है, झारखंड स्टेट में आ जाती है, और इसकी हर विलेज में, जामत्रा डिस्ट्रिक्ट की हर विलेज में लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में आपके कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी होंगे, आपको मोटिवेशनल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आजकल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कैरियर काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो आजकल आपको हो सकती है। बिकॉज अगर कुछ लोगों को काउंसलिंग ऐसा होता है कि आपको पढ़ लिए लेकिन आपको ये नहीं पता आगे करना क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास राइट स्किल्स है, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि मैं किस पाथ पे जाऊँ, तो वो पाथ के लिए कैरियर काउंसलिंग हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो इंडिया की वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी जिसकी हर विलेज में एक लाइब्रेरी रहेगी, वो है जामत्रा डिस्ट्रिक्ट। और ये जामत्रा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये झारखंड में है आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICAI। ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनके अभी एक रिसेंटली प्रेसिडेंट बने थे, वो प्रेसिडेंट कौन है, वो है देवाशीष मित्रा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो ICAI के प्रेसिडेंट है देवाशीष मित्रा। लेकिन ICAI अभी न्यूज में क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखना, एक कांग्रेस होती है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, ये 1904 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आपकी कांग्रेस कभी इंडिया में नहीं हुई आज तक।
इसी वजह से ये न्यूज में है कि आईसीएआई 118 साल के बाद, आईसीएआई 118 साल के बाद पहली बार इंडिया में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स हेल्ड करा रहा है। और कौन होस्ट कर रहा है इसको? आईसीएआई होस्ट कर रहा है। कौन सा एडिशन है ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स का? ये 21वां एडिशन है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स का। फिर आ जाता है कि ये होस्ट तो करा रहा है इंडिया, लेकिन कहां पर करा रहा है? ये करा रहा है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। अगर आप हमारे को फॉलो करते हैं पहले से ही, आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो आपको पता होगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर क्या है और कहां पर लोकेटेड है। ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स कौन होस्ट करा रहा है? आईसीएआई। कहां पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर इसकी थीम पता होनी चाहिए आपको, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स हर 4 साल में होती है, 1904 से चलती आ रही है। इसका 21वां एडिशन है इस बार, और ये कहां पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीएआई के प्रेसिडेंट कौन है? देबाशीष मित्रा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस कांग्रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के द्वारा अभी साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का एक नाम था, वो है लॉक्ड शील्ड्स। ये लॉक्ड शील्ड्स एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट कराई गई? ये कराई गई एस्टोनिया में। एस्टोनिया में। तो 3 चीज हो गई। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? ये तो याद रखना है, नाटो के द्वारा। क्या कंडक्ट कराया गया? एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कराई गई। उस साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का नाम क्या है? लॉक्ड शील्ड्स इस एक्सरसाइज का नाम रहेगा। और लोकेशन कहां पर हुई? चौथी चीज, एस्टोनिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। अब ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज क्या है कि एक दूसरे पे साइबर अटैक्स कर दिए सोफिस्टिकेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 2 टीम्स बना के। एंड सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा अटैक होता है, साइबर अटैक, हम उसको टैकल कैसे करेंगे, उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज एस्टोनिया में हुई, नाटो के द्वारा हुई। और क्या नाम रहा इस साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का? लॉक्ड शील्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनमैप। फिनमैप एक फिनटेक है। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक कंपनी है ये। इन्होंने पार्टनर किया बजाज फाइनेंस के साथ टू लॉन्च एफडी। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आपकी बैंक में हो जाती है एंड आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न मिलता रहेगा। तो फिनमैप ने बजाज फाइनेंस के साथ मिलके एक फिक्स्ड डिपॉजिट का फीचर स्टार्ट किया। इस फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको 7.35% का इंटरेस्ट मिला करेगा। ठीक है, अगर बात करें फिनएप की, ये क्या है? एक फिन इन्होंने किसके साथ टाइप किया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ टाइप किया, जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी है। फिर इन्होंने क्या लॉन्च किया? फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया। फिक्स्ड डिपॉजिट कितने परसेंट पे लॉन्च किया? 7.3% पे लॉन्च किया। ये इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देते हैं कि ये 15 महीने, 18 महीने, 22, 33, 30, 44 महीने तक का अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा 1 साल, 3 साल, 5 साल का भी आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये एक लैंडिंग आर्म है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का। तो ध्यान से देखें फिर से, तो फिनएप ये क्या है? एक फिनटेक है। इन्होंने टाइप किसके साथ किया? बजाज अलायंस के साथ। क्या लॉन्च करने के लिए? एक फिक्स डिपॉजिट। और कितने परसेंट पे? 7.35% पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ये वो फ्यूल है जिसके बर्न करने पे 0 कार्बन एमिशन होता है, मतलब कुछ भी कार्बन रिलीज नहीं होता। ऑलराइट, तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एलएनटी के साथ टाई अप किया। एलएनटी ने किसके साथ टाई अप किया टू लॉन्च दिस ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, टू डेवलप दिस ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी? वो है आपका आईआईटी बॉम्बे एंड एलएनटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेशी एजुकेशनल चैरिटी फाउंडर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले तो इसको मार्क करके चलिए। किशोर कुमार दास, इनको अभी लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से। सबसे पहले किशोर दास के बारे में देखते हैं। इन्होंने एक बियॉन्ड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी 2013 में। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था सिर्फ 22 स्टूडेंट्स के साथ। और ये बियॉन्ड द स्कीम, ये क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? ये बच्चों को पढ़ाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। 22 बच्चों से इन्होंने स्टार्ट किया था।
उनकी सोशल एक्टिविटीज़ कराना, प्रॉपर स्कूलिंग एक प्रोवाइड करती है, जो कि बांग्लादेश की एकदम पुअर कम्युनिटी है ना, उनके लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी फैमिली उन बच्चों की एजुकेशन को सब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसे बच्चों के लिए और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था बिद्योंदा। ठीक है, किसके द्वारा? किशोर कुमार दास के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। किशोर कुमार दास कहां से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने, मैंने बताया 22 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और अभी करंटली ये 5 प्राइमरी स्कूल रन करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बिल्कुल। यहाँ पे एकेडमिक कोचिंग होती है, प्रॉपर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, ताकि हायर एजुकेशन में वो पढ़ सकें। तो कमिंग बैक, इन्होंने कब एस्टेब्लिश किया था? 2013 में। अगर आप देखें, किशोर कुमार दास ने बिद्योंदा, हमने देख लिया ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। ये क्या कर रहे हैं? ये सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपनी एक वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इवन ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये सोसाइटी में एक डेंट दे रहे हैं। सोसाइटी में डेंट देने का मतलब ये सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं विद गुड थिंग्स। इसी वजह से ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया जाता है। जो इंडिविजुअल वॉलंटियर कुछ अच्छा काम करता है, चेंज लाता है कम्युनिटी में, इसी वजह से पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उनको। तो अभी रिसेंटली 2023 में 223rd कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वो है किशोर कुमार दास को। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया किशोर कुमार दास को। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रहेगा। और इनकी कौन सा एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? वो है बिद्योंदा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्णन रामानुजम की। कृष्णन रामानुजम ये अभी करंट क्या है? प्रेसिडेंट हैं टीसीएस के। इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फॉर द टाइम पीरियड 2022 से 2023 के लिए। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। 2022 से लेके 2023 तक के चेयरपर्सन कौन बने? वो है कृष्णन रामानुजन। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णन रामानुजन को क्या अपॉइंट किया गया? क्या अपॉइंट किए गए हैं अभी वो नास्कॉम के? रिसेंटली वो नास्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नास्कॉम क्या होता है? नास्कॉम है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कृष्णन रामानुजन अभी करंट में प्रेसिडेंट थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णन रामानुजन किनको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे मिस रेखा एम मेनन को। ठीक है, आई रिपीट, मिस रेखा एम मेनन को ये रिप्लेस करेंगे एज द चेयरपर्सन। और जो ये मिस रेखा मेनन थी, ये कब से कब तक यहाँ पे चेयरपर्सन रह चुकी हैं एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंचर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना आपको, ये चेयरपर्सन थी नास्कॉम की फॉर 2021 टू 2022। और अब 2022 से लेके 2023 तक कौन बन गए हैं नए चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? वो है कृष्णन रामानुजन। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये पहले वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं नास्कॉम के। टीसीएस के साथ इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। 2006 से 2009 के बीच में ये सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे टीसीएस के। फिर 2010 तक ये ग्लोबल हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस थे ये सिंस 2017। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्विन यार्डी की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अश्विन यार्डी जो कि अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं केप जेमिनी के। इनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ का युवा बोर्ड का को चेयरपर्सन। आई रिपीट, यूनिसेफ के युवा बोर्ड का को चेयरपर्सन अश्विनी यार्डी को अपॉइंट किया गया है, जो कि अभी सीईओ है केप जेमिनी के। तो रिवाइज करें, अश्विन यार्डी ये क्या है? सीईओ है केप जेमिनी के। इनको अब क्या अपॉइंट किया गया है? इनको को चेयरपर्सन बनाया गया है युवा का, जो कि एक सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। को चेयरमैन, अगर को चेयरपर्सन बनाए तो मतलब एक और चेयरपर्सन होगा। वो कौन है? वो है यासुमासा किमुरा। आई रिपीट, वो है यासुमासा किमुरा के साथ इनको को चेयरपर्सन बनाया गया अश्विन यार्डी को। अगर इनकी बात करें, ये सीईओ है केप जेमिनी के सिंस दिसंबर 2018 से। इन्होंने हैज आल्सो सर्व्ड एज द चीफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफिसर अंटिल जनवरी 2021 और ये सीईओ भी रह चुके हैं कंपनी के 2016 से 2018 के बीच में। ये हैं अश्विन यार्डी, जिनको अभी को चेयरपर्सन बनाया गया। कहाँ का? युवा का, जो कि सपोर्ट किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपन की। याद रखना ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है,
रेड बुल कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने अभी एमिलिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता। फार्मूला 1 F1 कहते हैं इसको, ये होती है कार रेसिंग। अगर मोटो जीपी आ जाए तो वो होती है बाइक रेसिंग। ठीक है, तो एमिलिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है मैक्स वर्स्टैपेन। किस कंपनी के लिए रेस करते हैं? वो रेडबुल के लिए रेस करते हैं। और फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बेल्जियन डच कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो कौन जीता? वो है मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन, और ये किस कंट्री के लिए? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना इन्होंने, ये 3rd एडिशन था एमिलिया रोमांगना का जो जीता। इसी के साथ साथ इन्होंने ही, आपको याद रखना है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था जो मार्च 2022 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ग्रैंड मास्टर डी मुकेश की। डी मुकेश ने अभी रिसेंटली मोनराको ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता। मेनरोका ओपन चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है डी गुकेश। डी मतलब डोमराजू गुकेश। ऑलराइट, इनका पूरा नाम है, इंडियन ग्रैंड मास्टर का पूरा नाम है डोमराजू गुकेश। इन्होंने अभी मोनराको ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता, जो कि कहां पे हुआ था? स्पेन में हुआ था। इसी के साथ साथ ला रोडा चेस टूर्नामेंट, जो भी ये स्पेन में भी हुआ था, ये ला रोडा चेस टूर्नामेंट ये भी स्पेन में हुआ था। इनको भी जीतने वाले कौन बने? वो है डी गुकेश। ये भी आपको याद रहना है। जो ये अभी मेनरोका ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था स्पेन में, ये इनको प्राइज के साथ साथ इनको एक ट्रॉफी मिली और 1600 यूरो का प्राइज मिला फॉर विनिंग, कैश प्राइज। अगर इस चैंपियनशिप की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों इंडिया की थी। फर्स्ट आए गुकेश डी, ग्रैंड मास्टर अभी हमने देखा, और सेकंड आए ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक याद रखना 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व करते हैं, या फिर इसको ऐसे बोलें, जो लास्ट वीक होता है ना आपका अप्रैल का, तब हम उस वीक में ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। रीजन क्या रहेगा इस ऑब्जर्व करने का? द रीजन इज टू हाईलाइट द कलेक्टिव एक्शन नीडेड एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल द एजेस अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, और इस बार ये था 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर इसको आपको याद रखना है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसकी एक थीम थी, वो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ये थीम आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे इसके। अगर इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूं, जैसे जरा बताओ, कंगड़ा टी ये किस स्टेट का प्रोडक्ट है जिसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला? कंगड़ा टी ये हिमाचल प्रदेश की प्रोडक्ट है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला। अगर मैं पूछूं 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बने? वो है शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए नए चेयरपर्सन कौन बने हैं यूपीएससी के? वो है मनोज सोनी, नई चेयरपर्सन बने हैं आपके यूपीएससी के। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 56th ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला? वो है नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन, इनको सम्मानित किया गया 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से। लिटरेचर की कैटेगरी में दिया जाता है ये ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये नीलमणि फूकन आपको याद रखना है, ये असमीज पोएट है। ठीक है, नीलमणि फूकन ये आपके असमीज पोएट हैं, और इन्हीं को 56th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोपवेज की। ये हिमालयस में बनाने की बात की जा रही है। 7 रोपवे प्रोजेक्ट की अभी बात की गई। RTDC रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अभी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप किया, ताकि 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके। इन 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स की टोटल लेंथ होगी 57.1 किलोमीटर, एंड ये जो आपका प्रोजेक्ट है टोटल लागत 3232 करोड़ की लागत से बनेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड ये सारा पर्वतमाला योजना है, इसके अंडर बनाया जाएंगे ये 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स बिटवीन दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन।
ऑलराइट, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की गई अंडर प्रोजेक्ट पर्वतमाला। 3232 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी और टोटल लेंथ रहेगी 57.1 किलोमीटर की। अगर अब मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 का किन्होंने जीता, मध्य प्रदेश का चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन है, वो है दिव्यंका त्रिपाठी। मध्य प्रदेश का चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जीता दिव्यंका त्रिपाठी ने। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है, बताइए। मुख्यमंत्री बीमा बागवानी बीमा योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अगर फिर पूछा जाए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कब कमीशन किया जाएगा, जुलाई 2024 तक इसको कमीशन करा जाएगा। फिर अगर पूछा जाए हॉबी हब्स किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हॉबी हब्स को लॉन्च किया गया था और इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक स्कीम आई थी शी ऑटो, वीमेंस की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी के लिए। ये शी ऑटो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया, इसको कितने साल पूरे हो गए हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम को, तो याद रखना स्टार्टअप इंडिया स्कीम को टोटल 6 साल पूरे हो गए हैं अभी। फिर अगर मैं आपसे पूछूं गंगौर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ स्कूल चलो अभियान ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था स्कूल चलो अभियान। फिर अगर आपसे पूछा जाए चाइना का, हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि चाइना से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन क्या होते हैं, ईस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल मून जो कि ग्रेविटी पे स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इसी के साथ साथ आता है पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसके द्वारा बनाया गया, चाइना के द्वारा बनाया गया आपका। ऑलराइट, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, जरा बताओ 4th टर्म के लिए चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया, विक्टर ऑर्बन को बनाया गया। FATF की बात करूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ग्रे लिस्ट रिलीज करती है। ग्रे लिस्ट में कौन है, UAE आया है। FATF के अभी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं ये बताइए जरा, वो है T राजा कुमार। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिंगापुरियन है और ये पहले सिंगापुरियन है जो हेड करेंगे FATF को। ऑलराइट, UAE की बात कर रहे हैं तो पहला IIT आउटसाइड इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखते हैं आप इनको आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन, इन अप्रैल डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत विद द इनॉग्रेशन ऑफ 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। पल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, कितने वाट का, 500 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट, और इसको बनने में सिर्फ रिकॉर्ड टाइम लगा, 2 से 3 हफ्ते में ये बन के रेडी हो गया था। इसके बाद से पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो बना है वो है पल्ली जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसको बनाने में टोटल जो लागत लगी 2.7 करोड़ रुपीस की लागत लगी और ये पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। फिर इसको कब बनाया गया था, लॉन्च कब किया गया इस प्रोजेक्ट को, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल क्या है, 24 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल आपका नेशनल पंचायत राज डे होता है। ठीक है, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, और ये अभी 13th एडिशन था आपका नेशनल पंचायती राज डे का, जब ये इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर। इसमें बताया गया जो इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग है वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है इंडिया इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। तो याद रखना इंडिया आपका 3rd पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। चाइना आता है आपका 2nd नंबर पे और टॉप पे रहता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे आता है ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर बताओ स्लोवेनिया के वो कौन है। मैं आपको हिंट देता हूं, प्राइम मिनिस्टर कौन है स्लोवेनिया के, ये लिबरल फ्रीडम मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी 3 टाइम
3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जेनेस जानसा, इनको रिप्लेस किया है। आई रिपीट, ये लिबरेशन फ्रीडम मूवमेंट, लिबरल फ्रीडम मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जेनेस जेंसा को हराया है। वो कौन है? वो है रॉबर्ट गोलोब। वो है रॉबर्ट ग्लोब। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्लोवेनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला के फाउंडर और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर को एक्वायर करा, कितने अमाउंट के लिए? $44 बिलियन से इन्होंने ट्विटर को परचेज किया है। अगर बात करें ट्विटर के अभी करंट सीईओ कौन है, वो है इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पॉइजन पिल किस कंपनी के द्वारा ऑप्ट किया गया था, पॉइजन पिल भी आपका ट्विटर के द्वारा ऑप्ट किया गया था। और ये पॉइजन पिल क्या है? इससे क्या होता है, जो आपके शेयर्स होते हैं ना मार्केट में, वो ज़्यादा आ जाते हैं बाय कंपनी, इनको ज़्यादा रिलीज करती है, जिससे जो अगर कोई नया इन्वेस्टर कंपनी का जैसे टेक ओवर करने की बात हो रही थी एलन मस्क के द्वारा, तो उसको दिक्कत होती है, उसको ज़्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे टू टेक इट ओवर। ऑलराइट, तो कमिंग बैक, एलन मस्क ने $44 बिलियन से ट्विटर को खरीदा। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडियन नेवी ने अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया। देखो 3 टेस्ट हुए हैं अभी जो आपको पता होने चाहिए। एक हुआ था मार्च में, एक हुआ है अप्रैल में। ये दोनों तो हुए हैं किसी इंडियन नेवल शिप पर, एक हुआ है आपका एयरक्राफ्ट में। ये तीनों याद रखो। जो मार्च में हुआ था ये हुआ था INS चेन्नई में, इंडियन नेवल शिप चेन्नई पे। ठीक है, जो अप्रैल में अभी रिसेंट हुआ आपका ये टेस्ट सुपरसोनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ये हुआ है INS दिल्ली में। ठीक है, एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जिस पे आपका ये टेस्ट किया गया है, जिसकी हेल्प से आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया? ये था सुकोई MK3, MKI नॉट 3, MKI, सुकोई MKI, इससे टेस्ट किया गया आपका ये एयरक्राफ्ट था। तो अभी रिसेंटली अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल में किससे किया गया? INS दिल्ली से। मार्च में होता तो चेन्नई हो जाता। एयरक्राफ्ट पूछ लें तो सुकोई MKI। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आप जानते ही हैं आपके कमेंट की कितनी वैल्यू है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।